हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई? आ जाओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई? सबसे पहले प्रमोशन, जैसा कि आप लोगों को पता है अन अकेडमी में पढ़ाता हूं मैं। और अन अकेडमी पे जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले आपको एक डिस्काउंट कोड लगाने का ऑप्शन आता है। तो वहां पे आपको डिस्काउंट कोड डालना है AVS10। इस कोड को लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये फायदा होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे, यानी आप मेरे थ्रू अन अकेडमी के ऊपर आए। ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखें AVS10 कोड का लेना देना सिर्फ यहीं तक है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद सिर्फ आप मेरा एक ही बैच देख पाओगे या सिर्फ मेरी बैचेस देख पाओगे। अन अकेडमी पे होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या है कि अन अकेडमी पे जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। चाहे आप छोटे से छोटा सब्सक्रिप्शन 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे आप बड़े से बड़ा सब्सक्रिप्शन 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, फैसिलिटी सेम है। मतलब उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड का आपने सब्सक्रिप्शन लिया चीजें अनलॉक हो जाएंगी। लेकिन आपको भी पता है कि मैथ्स भी करोगे, रीजनिंग भी करोगे, इंग्लिश भी करोगे, GS भी करोगे, सब कुछ करोगे, तो कम से कम भैया मिनिमम 1 ईयर का तो बैच आपको लेना चाहिए, है ना। अब जैसे मेरी बात कर ले, लेट से मेरी बात कर ले, तो पहले तो मेरा थ्योरी बैच है 2 महीने का जी। अच्छा, फिर एक वोकैब का बैच है कम से कम 1 महीना का। अच्छा, 2 प्रैक्टिस बैच है 2-2 महीने के। तो ये 5 महीने तो मेरा कोर्स के लिए ये आपको चाहिए। इसके बाद मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी, GS साथ साथ भी करोगे तो 2 ही सब्जेक्ट तो साथ कर लोगे, और कितने सब्जेक्ट साथ कर लोगे। तो भैया कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने लगो तो। अब जैसे ये बैच आ रहा है वही मैं बता रहा हूं कि कितने बैचेस आते हैं। अब जैसे ये ऑल स्टार्स नाम से बैच आ गया, इसमें मैथ्स अभिनय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग सुमित गोयल सर पढ़ा रहे हैं, GS वरुण अवस्थी सर पढ़ा रहे हैं। तो जितने जितने टीचर हैं, चाहे उनके जितने भी बैचेस आते रहे, एक बार फीस पे करनी, बार बार अलग अलग बैच के नाम पे, अलग अलग टीचर के नाम पे दोबारा फीस पे नहीं करनी। यही अन अकेडमी का सबसे बड़ा फीचर है भाई। ठीक है। ये संडे को टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट होता है, इसमें जो विनर्स होते हैं उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। खत्म किया था क्या? मेरा कोड है जी AVS10। ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं आपको मेरे बैचेस का बता देता हूं। कल से मेरा एक बैच चालू हुआ था, कल उसकी पहली क्लास थी वोकैब स्पेशल। इसमें आपको मैं इडियम फ्रेजेस, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब, फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये कराने वाला हूं। 8 से 9:15 इसका टाइमिंग है। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। और एक मेरा थ्योरी का बैच शुरू हुआ था 18 मई से, यानी परसों से। उसके अंदर मैंने पढ़ाया, पहले बेसिक अभी चल रहा है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, यहां तक अभी बातें हुई हैं। एडवर्ब क्या होता है आज बताना है, बेसिक्स चल रहा है अभी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकता है AVS10 कोड लगा के। ठीक है। और जो मुझसे पढ़े हैं वो एटलीस्ट अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे मैं इस बैच का लिंक पिन कर दूंगा कमेंट में, वहां से आप ले सकते हो। प्रैक्टिस बैचेस अभी एक खत्म हुआ है, ऐसे आते रहते हैं। आ जाओ जी, अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की अपनी। आज अपना एडजेक्टिव चलना है, आज अपना चलना है एडजेक्टिव। हो गई बेवकूफी? होगी ना बेवकूफी? 5 मिनट बोले और स्लाइड लगाना ही भूल गए भाई। इसमें ना OBS में एक्चुअली खुद को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, और इस साइड मैंने देखा नहीं। मैं क्या, चलो जल्दी 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 बोल देता हूं इसको। एक बार ये स्लाइड देख लो भाई, पूरी दोबारा नहीं बता रहा, बस स्लाइड नजरों के आगे से निकाल रहा हूं आपके। ठीक है। तो अन अकेडमी पे जितने एजुकेटर हैं, जैसे इस बैच की मैं बात कर रहा था आपको, ऑल स्टार्स नाम से जो बैच है, जितने एजुकेटर हैं कोई दोबारा फीस नहीं देनी। एक बार फीस दे दी तो जितने मर्जी बैचेस आते रहे, आपको कोई दोबारा फीस पे नहीं करनी। हाँ, रिकॉर्डेड बैच भी बच्चे साथ ही मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, सारे के सारे बैचेस अनलॉक हो जाते हैं अन अकेडमी पे। चलो जी, आ जाओ, शुरुआत करते हैं। रोहित बच्चे नोट्स कैसे बनाऊं ऐसे मत क्या करो, ये वाले सवाल मत किया करो। 10th पास करिए, है ना, 10th पास करिए,
+2 पास करी है, कॉलेज पास करा है, नोट्स कैसे बनाऊं बच्चे, ऐसे सवाल मत किया करो, है ना। चीज पढ़ा दी गई है, उसको नोट्स कैसे बनाऊं मैं, रेड पेन लिखना, ब्लू पेन, वो थोड़ी बातें बच्चे मैं बताऊंगा। आपने जो जो पढ़ा है उसको लिख लो। चलो जी, आ जाओ, करते हैं शुरुआत। इसमें बताइए जरा क्या एरर है। इसमें बताइए जरा क्या एरर है। आज एडजेक्टिव चैप्टर कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर या तो वर्ब होगा या नाउन होगा, मैं कल बता दूंगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर वर्ब होगा या नाउन होगा, कल बता दूंगा मैं आपको। हाँ जी, क्या आएगा इसमें। हाँ बच्चे, अन अकेडमी पे रिकॉर्डेड बैच भी पड़े होते हैं पुराने, आप वो भी देख सकते हो। और सिर्फ मुझसे ही पढ़ना चाह रहे हो, रिकॉर्डेड बैच चाहिए, तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इससे कांटेक्ट कर सकते हो आप, वो बता देंगे आपको डिटेल्स। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, मोर ऑफ 40% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक्स। एक सर्वे के अनुसार 40% से ज्यादा जो इंडियंस हैं उनको बैंक का एक्सेस नहीं है, मतलब उनके पास बैंक की सुविधा नहीं है। अब जरा यहां पे देखना, आपको यहां पे क्या करना है, कहना है 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, मोर ऑफ यूज करोगे। यहाँ पे कोई पोजेशन बनाना है, कोई सिलेक्शन दिखाना है, तो ये ऑफ प्रीपोजिशन का क्या मतलब बनता है। यहाँ पे ना कोई पोजेशन दिखाना है, ना कोई सिलेक्शन दिखाना है, तो ये ऑफ प्रीपोजिशन का क्या मतलब बनता है। यहाँ पे आना चाहिए था मोर देन 40%, 40% ज्यादा है, कंपैरेटिव डिग्री है, मोर इसके साथ देन आएगा। नेक्स्ट बात, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। बच्चे प्रैक्टिस बैच नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, उसके अंदर डाल दूंगा इन सबको। अभी 2-3 ही क्लास हुई है ना, ये सारी क्लासों की इकट्ठी प्लेलिस्ट बना दूंगा, चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख लेना। बाकी यार चैनल पे अगर तुम रोज आते हो तो वीडियो क्लिक करने में कितनी दिक्कत आ रही है, रोज आओगे तो क्या प्लेलिस्ट और क्या नहीं, फिर भी बना दूंगा भाई। मिस रमा देवी के पास 2 एलिफेंट हैं, 10 हॉर्सेज हैं और एज मच एज 50 कार्स हैं। अब आपको पता होगा ये जो मच होता है ये तो अनकाउंटेबल के लिए लगता है, हाँ क्या ना। अभी 50 कार्स हैं, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये तो काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो यहां पे लिखोगे एज मैनी एज 50 कार्स, एज मैनी एज 50 कार्स। इसमें बताइए जरा। नो लेस देन थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स। अब स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं, स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं, दर्शक, है ना। अब मुझे बताओ ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स लिख रखा है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। प्लूरल का रखा है, संख्या भी लिख रखी है, तो इसका मतलब काउंटेबल होंगे तभी तो लिख रखा होगा। अब अगर ये काउंटेबल है तो इनके लिए लिटल की डिग्री लेस का यूज करोगे कि फ्यू की डिग्री फ्यूअर का यूज करोगे। अरे कुछ बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं। ये काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, लिटल अनकाउंटेबल के लिए आता है। इसमें बताइए। फ्यू काउंटेबल के लिए आता है बच्चे, फ्यू की डिग्री होती है फ्यूअर। आई नीड फ्यूअर देन 50 चेयर्स, मुझे 50 से कम कुर्सियों की जरूरत है।
नो फीवर देन 50 चेयर्स वर प्रेजेंट अवेलेबल देयर, नो फीवर देन 50 चेयर्स वर अवेलेबल देयर, 50 से कम चेयर्स अवेलेबल नहीं थी वहां पे। काउंटेबल चीजों के लिए फीवर, अनकाउंटेबल चीजों के लिए लिटिल की डिग्री लेस। अब यहां पे इट वाज ऑब्वियसली कि इट वाज ऑब्वियस, ये यहां पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आते हैं कि एडजेक्टिव आते हैं? ये बात ऑब्वियस थी, इट वाज ऑब्वियसली नहीं, इट वाज ऑब्वियस। अब आपने पढ़ा होगा सम वर्सेस एनी, ये जो सम होता है, ये जो सम होता है, ये किस में आता है? असर्टिव सेंटेंसेस में आता है। और एनी किस में आता है? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आता है। लेकिन फिर बाद में आपने इनकी एक्सेप्शंस भी पढ़ी होंगी कि जब किसी से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से कुछ मांगते हो तो इंटेरोगेटिव में भी सम आ जाता है, हाँ कि ना? या किसी को कोई खाने पीने की चीज ऑफर करते हो तब भी इंटेरोगेटिव में सम आ जाता है। और नो मैटर व्हाट वाला मीनिंग देना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए तो एनी आ जाता है, चाहे सेंटेंस फिर इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो। अब यहां पे इंटेरोगेटिव है लेकिन इसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से किसी से कुछ मांग रहे हो, क्या तुम मुझे कुछ किताबें दे सकते हो? क्या तुम मुझे कुछ किताबें उधार दे सकते हो क्या आज? तो अगर किसी से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से कुछ मांगा जाता है तो वहां पे एनी नहीं किसका यूज करते हो? सम का यूज करते हो। अरे याद आ रही हैं सारी बातें कि नहीं? हाँ जी, ये जो बातें बोल रहा हूं ये सारी पढ़ रखी हैं, याद आ भी रही है कि नहीं? इसमें बताइए जरा। पहले क्वेश्चन रीड कर लो अंशुल नागेश्वर, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उससे थोड़ा फायदा हो जाता है। इफ बैड कम्स टू वर्स्ट, देखो एक चीज समझना, ये वाले जो सेंटेंस आते हैं, ये वाले जो सेंटेंस आते हैं, इसमें दो फ्रेज यूज होते हैं, इफ बैड कम्स टू वर्स और इफ वर्स कम टू वर्स्ट। अगर अगर बुरा अगर बुरा अगर अभी जो स्थिति है बुरी है उससे और बुरा हो जाएगा, अगर स्थिति पहले से बुरी थी वो बहुत और सबसे ज्यादा बुरी हो जाएगी। ये दो फ्रेज यूज होते हैं, मतलब एक ही स्टेप आगे चलेगा ना। ये कहना चाह रहा है बुरे से बुरा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा मुझे, अगर बैड कम्स टू वर्स, अगर बहुत बुरी स्थिति आई, इससे भी कुछ बुरा हो गया ना, अगर अभी जो बुरा टाइम चल रहा है इससे भी बुरा हुआ तो मुझे अपनी स्टडीज को अलविदा कहना पड़ेगा और अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर बैड दिया है, शुरुआत में अगर बैड दिया है तो यहां पे वर्स्ट आएगा, और यहां पे वर्स्ट दिया होगा तो यहां पे वर्स्ट आएगा। एक डिग्री आगे चलोगे तो यहां पे वर्स्ट नहीं, यहां पे वर्स्ट का यूज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए। ए पार्ट में एरर मत मार्क करना, समझना, ऐसा मत कर देना कि वर्स्ट के चलते सर उधर कुछ कर सकते हैं क्या। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है और लेफ्ट टू राइट ही समझी जाती है। लेफ्ट को बेस मान के राइट में चेंज करेंगे। अगर एक ही सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हों तो बाद वाले पार्ट में करेक्शन करते हैं। अगर मान लो उधर मैं वर्स्ट लिख दूं तो भी ठीक हो जाएगा, अच्छा, और इधर मैं वर्स्ट काट के वर्स्ट कर दूं तो भी ठीक हो जाएगा, तो बाद वाले पार्ट में करेक्शन करना। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये डाउट डिस्कशन में बताया था आपको, ये डाउट डिस्कशन में बताया था आपको, अगर याद हो तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था ये सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस याद आ रहा है वो, शी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर देन हर यंगर सिस्टर, कुछ याद आया? वो उतनी सुंदर जरूर है जितनी उसकी छोटी बहन है, अगर उससे ज्यादा सुंदर नहीं है तो। अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा, समझना जी। यहां पे अगर मैं इसको सिंपल रट्टे वाली बात बोलूं तो भैया बस बात इतनी है कि सिमली पूरी लिखी जाती है, सिमली का एज आना चाहिए था, उसे खा मत जाओ एज लिख दो।
लेकिन बात क्या है ना कि अगर मैं एज गुड एज लिख भी दूंगा तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा। लो मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूं जो ये रियलिटी में है। ये सेंटेंस रियलिटी में ऐसा है, दिस बुक इज एज गुड एज, दिस बुक इज एज गुड एज, दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक, दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक, या दैट वन कह लीजिए। दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक if it is not, if it is not better than, if it is not better than that one या that book। ये सेंटेंस रियलिटी में ऐसा है। अब मान लो एक बच्चा है वो कह रहा है कि वोकैब की ये किताब अच्छी है, एक बच्चा कह रहा है कि वोकैब की ये किताब अच्छी है। दोनों मानने को तैयार नहीं है। फिर उनमें से एक ने सोचा यार ज्यादा क्या बहस बढ़ानी, वो क्या कह रहा है, देख भाई सुन मेरी बात, ये बराबर अच्छी जरूर है, ये जो किताब है ये उस किताब के बराबर अच्छी जरूर है, अगर उससे ज्यादा अच्छी नहीं है तो, मतलब अगर तू उससे ज्यादा अच्छी नहीं मान रहा तो बराबर अच्छी तो जरूर है यार, उससे कम तो मत कह। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये बुक उतनी अच्छी है जितनी वो किताब है, अगर उससे ज्यादा अच्छी नहीं है। ये सेंटेंस का मतलब है। यहां पे देखो इस सेंटेंस से ये वाला सेंटेंस कैसे आ गया समझना। पहले वाले पार्ट में भी क्या करना है कि दो चीजों की तुलना करनी, इस बुक की उस बुक से, और दूसरे वाले पार्ट में इफ के बाद भी क्या करना है, इस किताब की उस किताब से। तो दो बार सब्जेक्ट वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज अंडरस्टूड हो। अब यहां पे जब लास्ट में ये देन के बाद तो कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, देन से तो सेंटेंस एंड नहीं हो सकता। जब यहां पे दैट बुक लिख दिया तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। और जब यहां पे शुरुआत में तो सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, यहां पे दिस बुक आ गया तो यहां पे इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए ये सेंटेंस कंसाइज होकर ये बन गया, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब अंडरस्टूड हो सकता है क्योंकि वो दो बार लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया सिमिली तो पूरी लिखोगे, सिमिली का एज कैसे अंडरस्टूड कर दोगे, इसलिए यहां पे एज आएगा। ये था इसका ऑथेंटिक रीजन, ये था इसका ऑथेंटिक रीजन। समझ में आ गई बात। महेंद्र राजपूत बस, अरे बस बस भाई बस करो, इतनी बार कमेंट क्यों कर रहे हो। लो मैं बता देता हूं भैया, पहले आप एक थ्योरी का बैच लगाएंगे जो लगभग 2 महीने का होता है, उसके बाद अब एक वोकैब का बैच लगाएंगे जो लगभग 1 महीने का है, और एक आधा वोकैब का बैच भी आ जाएगा तब तक, जब तक आपका कोर्स खत्म होने वाला होगा। अभी एक बैच चल रहा है 1 महीने का, तब तक एक और भी आ जाएगा। फिर आप इसके बाद मेरे 2 प्रैक्टिस बैच है उनको देखेंगे जो 1-1 महीने के हैं, यानी कम से कम आपको 6 महीने देने पड़ेंगे कंप्लीट इंग्लिश को कवर करने के लिए ढंग से। इसमें मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस भी लगभग आपकी वही हो जाएगी, वोकैब भी आपकी काफी हद तक कवर हो जाएगी। 100% तो मुझे नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, लेकिन 30-40% के आसपास वोकैब जितनी एसएससी में जरूरी होती है वो इन दोनों बैचेस के थ्रू कवर हो जाएगी। और थ्योरी में मतलब ग्रामर तो पूरी कवर हो जाएगी। तो ये लगभग 6 महीने का पीरियड आपको चाहिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अनअकैडमी पे एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है, साल का सब्सक्रिप्शन 5850 रुपए का। उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के सारे टीचर के सारे बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। अब चाहे मेरा प्रैक्टिस बैच आए, चाहे मेरा थ्योरी का बैच आए, चाहे मेरा वोकैब का बैच आए, बार बार फीस पे करने की जरूरत नहीं। एक बार फीस पे कर दी, बात खत्म हो गई। यार इतने दिनों से मैं रोज बताता हूं, आज तक तुम्हें ये बात ही नहीं समझ आई। हर रोज आके पहले 3-4 मिनट यही गुणगान करता हूं कि अनअकैडमी पे किसी एक सिंगल बैच की या किसी एक सिंगल टीचर की फीस नहीं होती। अनअकैडमी पे होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो जितने टीचर है उनके जितने बैच है सबकी इकट्ठी फीस पे हो गई, बात खत्म। रोज आके यही गुणगान करता हूं, इसका मतलब तुम सुनते ही नहीं हो। पहले आपको कल की क्लास में मैंने बताया था, ये जो ऑल होता है और बोथ होता है, ये दो ऐसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद आर्टिकल आते हैं। ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज, बाकी सब जगह तो अगर मैं कहूं अ बिग हाउस, है ना, ऐसे करके अ बिग हाउस, आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव से पहले आता है, लेकिन ऑल के केस में और बोथ के केस में यहां पे बाद में आता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ ऑल और बोथ के लिए ये बात, हर जगह इसको मत चेप देना। अब ये होल है, इस केस में ये दा इसके बाद थोड़ी आएगा, पहले आएगा। इसको याद रखना ये वाली बात को। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा।
हाँ जी, यहां पे देखो जरा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 95% जगह पे एक ही मिलेगा। कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, कंपैरेटिवली गुड कर दो, कंपैरेटिवली गुड कर दो, कंपैरेटिवली गुड कर दो। सबने यही लिख रखा होगा, कंपैरेटिवली गुड कर दो। मुझे एक बात बता, चल मैंने कंपैरेटिवली गुड कर दिया, रट्टे वाले भैया एक बार सुनो, कंपैरेटिवली के बाद मैंने गुड कर दिया, अब मुझे बात बताना कि गुड के बाद कभी ध्यान आता है? पॉजिटिव डिग्री के बाद कभी देन आता है क्या? ही इज वाइज देन की वाइजर देन, ये देन आ सकता है गुड के बाद कभी? तो अगर देन नहीं आ सकता तो फिर अगला क्लॉज कैसे लिखोगे? क्योंकि देन ही कंजंक्शन से तो अगला क्लॉज ज्वाइन हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? ये फोटोग्राफ बेहतर है उस वाली फोटोग्राफ से जो अपनी पर्स में रखता है वो, है ना? तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कि अगर तुम यहां गुड लिख दोगे तो फिर ये देन नहीं आएगा, देन नहीं आएगा तो अगला क्लॉज नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, वो रूल एकदम सही है, कंपैरेटिवली के साथ बेटर नहीं गुड आएगा, कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री आएगी, लेकिन कब? अगर आगे देन लगा के कोई क्लॉज ना दे रखा हो। अगर देन लगा के क्लॉज दे रखा है तो इस बेटर को हिलाने वाला कोई नहीं है, अब कंपैरेटिवली को बलि चढ़ाना पड़ेगा, कंपैरेटिवली को हटाना पड़ेगा। कुछ आई बात समझ में? पिछले सेंटेंस में मैं ये बच्चे के पूछने के चक्कर में एक बात बोलना भूल गया। यहां पे एक चीज देखना, अब यहां पे एक बच्चा ये भी कह सकता है कि सर इसमें ये बुक नाउन रिपीट हो रहा है, इसमें ये बुक नाउन रिपीट हो रहा है, यहां पे वन नहीं आना चाहिए था। दिस बुक इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दैट वन, दिस बुक इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दैट वन। एक बच्चा ये भी कह सकता है कि सर यहां पे वन आना चाहिए था। अब ध्यान से समझना, ये बात है बच्चे कन्वेंशन की कि एक नाउन को रिपीट नहीं करना चाहिए भैया, उसकी जगह हो सके तो प्रोनाउन लिख लिया करो, और ये बात है ग्रामर की। तो अगर ग्रामर और कन्वेंशन दोनों टाइप की गलतियां हो ना, तो ग्रामर वाली को मार्क करना, प्रेफर करना। हालांकि आपकी बात 100% सही है कि वहां पे बुक नाउन को रिपीट नहीं करना चाहिए था, वन लगाना चाहिए था, परंतु अगर आपके सेंटेंस में ग्रामर की और कन्वेंशन की दोनों प्रकार की गलतियां हैं तो ग्रामर वाली को मार्क करिएगा। नेक्स्ट भाइये, एक छोटी सी अनाउंसमेंट और करनी थी यार, एक छोटी सी अनाउंसमेंट और करनी थी। ये ना मेरे YouTube चैनल पे एक मेल आया है, अभी ना YouTube की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई हैं, उसमें काफी सारे पॉइंट है, काफी लंबा सारा मेल है, लेकिन आपको जो मतलब होना चाहिए वो इस वाले पॉइंट से होना चाहिए। इसको पढ़ो जरा, क्या कह रहा है ये पॉलिसी जो चेंज हुई है, देखो एक बार ये क्या कह रहा है। YouTube has the right to monetize all the content on the platform and ads may appear on the videos from channel not in YouTube partner program। मैं सबके जिनका भी YouTube चैनल है सबके पास आई होगी ये मेल, मेरे अकेले के पास नहीं आई होगी, जितना भी YouTube चैनल, जैसे प्रहलाद का कोई YouTube चैनल होगा सबके पास आई होगी ये मेल। इसमें क्या लिखा हुआ है कि YouTube पे चाहे आपने चैनल को मोनेटाइज कर रखा हो चाहे ना कर रखा हो, चाहे आपने एड्स लगा रखी हो चाहे ना लगा रखी हो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है मेरे चैनल से मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता, क्योंकि मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रखा। मोनेटाइज करने से ही ऐड आती है, मतलब मैं उन ऐड के एवज में यूट्यूब से पैसा लेता हूं। अगर मैं पैसा ना लेना चाहूं तो मेरे चैनल पे कोई ऐड नहीं आएगी, लेकिन अब पॉलिसी ऐसी आ गई है कि मैं पैसा नहीं भी लूंगा तो भी वो ऐड दिखा देंगे। अभी तक तो नहीं आ रही है, जिस दिन मेरे चैनल पे ऐड दिखनी शुरू हो जाए मुझे बता देना, ठीक है? बस मैं आपको ये कह रहा हूं, जब तक नहीं आती तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। मैं कोई ऐड वैड लगाने का कोई शौकीन नहीं हूं, यूट्यूब से इतनी कोई भारी रकम आने वाली भी नहीं है, 5-7 हजार रुपए आने महीने के वो ना चाहिए मुझे, ठीक है? तो जब ऐड आने लग जाए तो एक बार प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मैं रोज रोज अपनी सारी वीडियो चला चला के नहीं देखता हूं, तो जब भी ऐड आने लग जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? बस इतनी बात है। जिस दिन ऐड आने लग गई, अब उन्होंने जबरदस्ती लगा ही दी है, तो कम से कम जो 5-7 हजार रुपए आ रहे हैं वो ले लेंगे, फिर किसी गरीब को दान कर देंगे, है ना? और वैसे सबसे ज्यादा गरीब तो मैं ही हूं दुनिया में। अब मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें दिक्कत ना हो, मैंने ऐड नहीं लगा रखी, पता चले मैं पैसा भी नहीं ले रहा और ये ऐड भी चेप रहे हैं यूट्यूब वाले मेरे पे, तो बता देना भैया उस दिन, ठीक? ये सबके पास आया होगा वैसे मेल, जिनका भी यूट्यूब चैनल है सबके पास आया होगा। इसमें बताओ जरा,
इसमें बताओ जरा। द फास्टर ही कंप्लीट्स, ये आपने आर्टिकल चैप्टर में या एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा आर्टिकल चैप्टर में या एडजेक्टिव चैप्टर में, कि जब ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाना होता है, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द हार्डर यू वर्क द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। जब आप ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाना चाहते हो, ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाना चाहते हो, तो इस साइड पे भी द प्लस कंपैरेटिव आता है और इस साइड पे भी द प्लस कंपैरेटिव आता है। ये आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाता हूं मैं, काफी जगह काफी टीचर इसको एडजेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ा सकते हैं। आपने दो में से एक जगह पढ़ा होगा कभी ना कभी इसको। तो यहाँ पे द लार्जेस्ट नहीं, यहाँ पे आएगा द लार्जर, यहाँ पे आएगा द लार्जर, उतना ही बड़ा होगा उसका प्रॉफिट। नेक्स्ट भाई, बच्चे वर्ब जो है ना, वर्ब जो है वो इसके हिसाब से आ रही है, ही कंप्लीट्स। लार्जर वार्जर से वर्ब का मतलब थोड़ी है यार, वो वर्ब का मतलब इससे है, वर्ब का मतलब तो सब्जेक्ट से है। अब यहां पे विल बी हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट के हिसाब से आई है वर्ब, विल बी हिज प्रॉफिट। लार्जर का वर्ब से क्या लेना देना। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा, आसान सवाल है बिल्कुल टुच्चा सा। SR रजनीश भाई, मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर लेना, अपना आईडी कार्ड भेज देना। फेसबुक पे मैसेज कर लेना, अमन वशिष्ठ नाम से आईडी, और अपना आईडी कार्ड भेज देना। कौन से बैच के हो, कब तुम्हारा एडमिशन हुआ था, चेक करा के देखता हूं क्या हो सकता है। यहाँ पे अब काफी बच्चे देखो देखो कह रहे हैं कि पुअर्स लिख दो। अरे नकलियो, अरे खत्मो, अरे जलीलो, एडजेक्टिव में भी ऐसे लगते हैं क्या? ये पुअर एडजेक्टिव नहीं होता? अरे ये पुअर तो एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव होता है तो इसमें ऐसे लगा दोगे, बैड्स कर दोगे, बैड्स, ब्यूटीफुल्स, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। बेल्टे बेल्ट, बेल्टे बेल्ट पीटे जाने चाहिए तुम, ऐसे लक्षण है तुम्हारे। पुअर्स, बोले पुअर्स, खत्मो। इसके बाद नाउन लिखना पड़ेगा। इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर पीपल। इसमें बताओ जरा, दा पुअर लिखोगे तो बच्चे मैनी कैसे लिख पाओगे फिर? चीजों को देखो मैं बताऊं, अब क्या ना, बिल्कुल रट्टू तोते होते हैं, बिल्कुल ना, जैसे अंगूठा टेक नहीं होते, अंगूठा टेक, कुछ भी कुछ भी। अब वही, ये वही वाली बात है, पहले चुटकुले नहीं आया करते थे, वो घर से रट के गया था, घर से रट के गया था किस पे, काओ पे, ऐसे, है ना। और वहां पे आ गया माई फादर, तो वो कहीं कह रहा है माई फादर हैज 4 लेग्स, सब जगह वही वही चेप दे, वही अंगूठा टेक वाले काम तुम्हारे हैं। तुम्हें एक सेंटेंस करा दिया, दा पुअर, दा पुअर का मतलब होता है सारे गरीब लोग, दा पुअर का मतलब होता है सारे गरीब लोग, दा प्लस एडजेक्टिव, तो यहां भी दा पुअर लिखोगे। अबे देख तो लो क्या कह रहा है वो, भारत में बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो मीनिंग आ जाएगा दा पुअर लिखने से। और पहले ही मैनी लिख रखा है तो दा पुअर कैसे लिख लोगे? मैनी और दा इकट्ठे लगा लोगे, मैनी दा पुअर लिख लोगे। बच्चे बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ऐसे अंगूठा टेक नहीं बना करते बिल्कुल ही, इतने जड़ बुद्धि नहीं हुआ करते। थोड़ा भगवान ने दिमाग दे रखा है, इस्तेमाल भी करना चाहिए कभी कभी। अरे गौरव यादव यार, वो 6th जब था अब चला गया, अब कहां पे तू, छठे पे, अब भैया इतनी पीछे नहीं जा पाएंगे अब, ठीक है। तब से वही कमेंट कर रहा, अब जो आगे चल रहा है वो पढ़ लेना यार। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बलून, आपने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस पढ़ा होगा, आपने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस पढ़ा होगा। अब ये रेड है कलर को बताने वाला, और ये ब्यूटीफुल आपका ओपिनियन है। तो पहले ओपिनियन वाला आएगा कि पहले कलर वाला आएगा? पहले ओपिनियन वाला आएगा कि पहले कलर वाला आएगा? तो पहले आएगा ओपिनियन वाला, फिर आएगा कलर वाला। ब्यूटीफुल इधर आएगा, रेड इधर आएगा।
अब ये देखो, ये रट्टू तोते देखो कल परसों से चल रहा है ना, वो ईच एवरी ईच एवरी ईच एवरी कल परसों से चल रहा है, एवरी कर दो। अबे ईच में क्या दिक्कत है? ईच डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है क्या? क्या कर रहे हो बच्चे तुम? इतने इतने रटने वाले क्यों हो तुम? पूरे सेंटेंस को देख तो लो। बस ईच एवरी पे एरर आता है, ईच वर्ड दिख गया, ईच पे मार दो मार दो। अबे सोच तो ले, क्यों एरर है? कुछ दिमाग तो लगा भी, क्यों करूं मैं एवरी? क्या है, मेरे चाचा का लड़का है एवरी, क्यों लगाए एवरी? ईच में क्या दिक्कत है? हर एक लड़का कहना है ईच एडजेक्टिव की तरह से काम कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का हो सकता है, वर्ब सिंगुलर, जब सब कुछ ठीक है तो क्यों लगा दूं एवरी? अरे भैया, बिल्कुल ऐसे अंगूठा टेक मत बनो, कुछ लिखने से पहले थोड़ा सोच लिया करो बच्चे, थोड़ा सोच लिया करो कि क्यों मार्क कर रहे हैं, इसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे मत मत खेलो। और अगर कोई कोर्स वगैरह नहीं कर रखा, कुछ पता ही नहीं है सिर पैर, तो बच्चे पहले कोर्स कर लो, ठीक है? एक बहुत बढ़िया सर है, अमन वशिष्ठ सर नाम है उनका, अन अकेडमी पढ़ाते हैं, क्या गजब पढ़ाते हैं। एक एक चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, एक एक चीज को। ईच के बाद ऑफ आता है, उसके बाद नाउन प्लूरल क्यों आता है, वर्ब सिंगुलर क्या आती है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल क्यों, और मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर क्यों। एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ के देखो। उनके बैच का मैं इसमें कमेंट में कर दूंगा लिंक पिन, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, गजब। फिर ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। इस पे आ जाओ। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मैटर। अब आपने सुन रखा होगा, अगर एक नाउन की तुलना एक ग्रुप से करनी हो, जैसे आपको सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, मोहन इज टॉलर देन, मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास, लिखना पड़ेगा, एनी बॉय नहीं लिख सकते, क्योंकि मोहन की तुलना वरना खुद से ही हो जाएगी, क्योंकि पूरी क्लास से तुलना करें तो मोहन तो क्लास का पार्ट खुद भी है। अदर लगाना, एल्स लगाना, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। लेकिन ध्यान रखें, सुपरलेटिव डिग्री के साथ ये वाली बात अप्लाई नहीं होती। सुपरलेटिव डिग्री के केस में ये अदर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ही होता है एक की तुलना बाकी सबसे। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा, ऑफ ऑल का मतलब होता है बच्चे बाकी सब में से। ऑफ ऑल का मतलब होता है बाकी सब में से एक। ये जो बच्चा कह रहा है यहाँ पे मोर आ जाएगा, मोर लगता है बच्चे एक की तुलना दूसरे के लिए, जब एक की तुलना सबसे करनी हो तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, मोर नहीं आएगा, यहाँ पे मोस्ट ही आएगा। दो में से बाद वाला कहना हो, दो चीजों की बात हो रही हो उसमें से कहना हो बाद वाला, तो लेटर लगता है। अगर तीन चीजों की बात हो रही हो उसमें आखिरी वाला कहना हो तो क्या लिखोगे, लेटर लिखोगे कि लास्ट लिखोगे? इस पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा क्या आंसर है। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है जिसे एक्सटेंड किया जा सके, जिसे खींचा जा सके। और एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत वास्ट नॉलेज, बहुत डिटेल में नॉलेज। काफी बार आ गया बच्चे इस पे एरर, एक्सटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिबल। इसे आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स का एरर भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव चैप्टर का एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव है। एक्सटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिबल का एरर आता है। आउटर मोस्ट वर्सेस अटमोस्ट का एरर आता है। आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहर वाला, और अटमोस्ट का मतलब होता है अपना मैक्सिमम। हमने अपनी अटमोस्ट ट्राई कर ली और चोर आउटर मोस्ट गेट से बाहर भाग गए। अटमोस्ट और आउटर मोस्ट का एरर आता है। एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिबल का एरर आता है। हाँ जी, इसमें बताइए जरा।
ये जो टाउन है ये इतना वेल नोन नहीं है और यहाँ ज्यादा कुछ है भी नहीं देखने को, इसलिए यहाँ कुछ टूरिस्ट आते हैं, कुछ टूरिस्ट आते हैं कि ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं। पॉजिटिव के लिए आ फ्यू होता है, नेगेटिव के लिए क्या होता है, फ्यू होता है। नेक्स्ट भाई इसमें बताओ जरा क्या एरर है। ये जो घड़ी है, ये जो घड़ी है ये सुपीरियर है और ज्यादा एक्सपेंसिव है उस वाली से जो तूने खान मार्केट से खरीदी है। अब आपको पता होगा, देखो एंड से जब दो चीजें जुड़ती हैं, अब आप क्या करना चाह रहे हो, एंड से सुपीरियर और एक्सपेंसिव दोनों को जोड़ना चाह रहे हो, सुपीरियर और एक्सपेंसिव दोनों को जोड़ के दोनों के साथ दैन लगाना चाह रहे हो। लेकिन तुम्हें पता है जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर इन सबके साथ तो टू आता है, हाँ क्या ना, इन सबके साथ दैन थोड़ी आता है, इन सबके साथ तो टू आता है। तो भैया अगर इसके साथ अलग से आता है तो अलग से लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉस्टलियर लिखा होता या बिगर लिखा होता तो चल जाता, बिगर एंड मोर एक्सपेंसिव देन चलेगा, कॉस्टलियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन चलेगा, प्रीटियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन चलेगा, क्योंकि दोनों के साथ देन आता चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव लिख दोगे जिसके साथ देन ही टू आता है तो दोनों का देन से काम थोड़ी चलेगा भैया, इसको अलग से टू चाहिए तो दो फिर इसको। इस पे आ जाइए। जो खाना था, खाना जो था वो बड़ा डिलीशियस था और सबके सब लोग जो पार्टी में प्रेजेंट थे उन्होंने एंजॉय किया फुल, अपने फुल तक। अब यहाँ पे जो टेस्ट है, अगर आपको पता हो टेस्ट, स्मेल, साउंड ये सब लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करती हैं। फूड तो किसी को टेस्ट करेगा नहीं, फूड तो टेस्ट का डूअर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करेगी और इसका मतलब है कि खाने का टेस्ट डिलीशियस था, खाने के बारे में कुछ बताना है। और अगर लिंकिंग वर्ब है ये, लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब थोड़ी आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, फिर डिलीशियस नहीं, डिलीशियस लिखना पड़ेगा। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए क्या एरर है। अच्छा सेंटेंस है, थोड़ा सोच समझ के देखो जरा। बहुत बढ़िया। और देखो काफी बच्चे कह रहे हैं कि नाउ पहले आना चाहिए, बात आपकी एकदम ठीक है, नाउ आई रियलाइज, एकदम सही कह रहे हो आप, एकदम सही कह रहे हो। लेकिन एडवर्ब की पोजीशन के एरर वीक एरर होते हैं। अगर इस सेंटेंस के अंदर कोई और एरर हो तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे इसकी बजाय। अगर कोई और एरर ना होता ना तो मैं नाउ आई को टिक करवा देता। कुछ आ रही है बात समझ में। एडवर्ब की पोजीशन के एरर वीक एरर होते हैं, क्योंकि एडवर्ब को जिस वर्ड पर एम्फोसिस डालना हो उसके पास पटका जा सकता है, ये कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। एडवर्ब की कुछ जनरल पोजीशन स्पेसिफाई कर रखिए। नाउ आई रियलाइज बेहतर है, लेकिन ये तभी मार्क करें जब सेंटेंस में कोई और एरर ना हो, ठीक है। अब काफी बच्चे कह रहे हैं एज मच एज आएगा, काफी बच्चे कह रहे हैं एज मच एज आएगा। एक चीज समझना, मैं आपको एक स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करता हूं, you are as smart as रोहन, तुम उतने ही स्मार्ट हो जितना रोहन है। या तो सिमिली में सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखो, कई बार क्या करते हैं हम इस सिमिली के अंदर ही नाउन पटक देते हैं। ऐसे अगर मैं कहूं you are as smart a man, you are as smart a teacher, as smart a student, as smart a singer, कुछ भी लिख सकते हो। you are as smart a student as he is, या as रोहन, या as सुरेश, कुछ भी लिख सकते हो।
तुम उतने ही स्मार्ट स्टूडेंट हो जितना कि वो है, तुम उतने ही स्मार्ट स्टूडेंट हो जितना कि वो है। अगर आपको सिमिली के अंदर नाउन लिखना हो, अगर आपको सिमिली के अंदर नाउन लिखना हो तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है, पहले वो एडजेक्टिव आएगा, फिर आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगा। आर्टिकल तब आएगा अगर वो चीज काउंटेबल होगी, अगर वो काउंटेबल है तो आर्टिकल लिखना, वरना मत लिखना, ठीक है। अब ये करेज और कॉन्फिडेंस दोनों के दोनों अनकाउंटेबल हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं आया, यहां पे एज आया। अब मैंने रियलाइज किया है कि पब्लिक स्पीकिंग जो होती है, जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, यानी बहुत सारे लोगों के सामने जो बोलना होता है, उसके लिए उतने ही करेज और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है जितनी कि नाचने के लिए होती है, ठीक है। उतनी ही पहले मुझे लगता था यार ये क्या है, नाचना बहुत मुश्किल बात है, ये स्टेज पे चढ़ के तो कोई भी बोल दे, नाचने में आती शर्म। तो अब मुझे एहसास हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए उतनी ही करेज और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है जितनी कि नाचने के लिए होती है। अब यहाँ पे देखो एज मच, अब यहाँ पे ये क्या है, सिमिली के अंदर वाला ये एडजेक्टिव है क्योंकि क्वांटिटी को बताता है। अच्छा, ये करेज एंड कॉन्फिडेंस ये दोनों के दोनों नाउन हैं जो कि सिमिली के अंदर ही आ गए, क्योंकि तुलना इन्हीं की करनी। उतनी ही करेज और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है जितनी नाचने के लिए होती है। तो एज ने सिमिली में एडजेक्टिव प्लस में नाउन को रख रखा है। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, इसको स्टार मार्क करके लिखना, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसका एरर बहुत बार आता है, ऐसे करके ऐसे लिख देगा, यू आर एज अ स्मार्ट स्टूडेंट एज। बच्चे को भी लगेगा हाँ यार ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आता है, ठीक है, लेकिन स्मार्ट अ स्टूडेंट ऐसे करके लिखोगे, इसको ध्यान रखना, बढ़िया कॉन्सेप्ट था ये। इसमें गलती जो थी वो थी पैरेललिज्म की, कि अगर भैया इधर जेरेंड से कंपैरिजन कर रहे हो तो इधर भी जेरेंड आएगा, टू डांस नहीं डांसिंग आएगा। पैरेललिज्म टॉपिक की गलती थी इसमें। कहानी आ गई समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए। सर मैडम तो बहुत अच्छा डांस करती हैं, देख ली क्या तुमने वीडियो वो? अरे उसमें तो बहुत थोड़ा डांस करा इन्होंने, डांस तो वाकई में बहुत बढ़िया करती हैं। वो एक स्टूडेंट ही है मेरा, पहले उसने चैनल सा बनाया, तो पहले तो उसने कुछ इधर उधर की शायरी वायरी वाली वीडियो डाल दी थी, तो मैंने यार ऐसी वीडियो तो मत डाले कम से कम, कि जिसे ऐसा लगे पता नहीं मैं शायरियां ही करता रहता हूँ। क्या ठीक है सर, ऐसी वीडियो नहीं डालूंगा, चैनल डिलीट कर दूं क्या मैं? चल रख ले, कोई बात नहीं। अब खैर वो देखो, मोटिवेशन वाली या कोई ऐसी बात की वीडियो डालेगा ना, कोई नहीं देखेगा। हाँ, जिसमें अमन सर की शादी में लोग नाच रहे हैं, हाँ ही हो रही है, उसको सब देखे जा रहे। बढ़िया भाई बढ़िया, ठीक है। सर आपने कम डांस किया था, मुझे जितना आता था भैया मैंने कर लिया, मुझे उतना ही आता था, ठीक है। मैंने इतना 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 कर लिया, इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा अगर आपको मेरा नाच देखना हो तो उसके मैं पैसे लेता हूं, प्रोग्राम करता हूं, मुजरा भी करके दिखा देता हूं, पैसे अच्छे मिले तो, ठीक है, नोट लगते हैं। चलो आ जाओ। अब ये भी जैसे वो था ना एक्सटेंसिबल और एक्सटेंसिव, ऐसे ही एक वर्ड है इनक्रेडुलस और इनक्रेडिबल। दोनों में क्या फर्क है? दोनों की हिंदी तो सेम सी है, दोनों की हिंदी तो सेम सी है, जिस पर यकीन ना हो, जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वसनीय। लेकिन ये नेगेटिव सेंस में होता है और ये पॉजिटिव सेंस में होता है। मतलब अगर कोई चीज, अगर कोई व्यक्ति इनक्रेडुलोस है तो कहने का मतलब वो भरोसे के लायक नहीं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज इनक्रेडिबल है, जैसे आपने कोई चीज देखी, किसी ने कोई मैजिक शो दिखा, अरे भाई इतना गजब का मैजिक दिखा, इनक्रेडिबल। अच्छा, इनक्रेडिबल इंडिया ऐड आती थी, अतुल्य भारत, कहने का मतलब कोई ऐसी चीज यार इतनी भव्य है, इतनी मैग्निफिसेंट है कि आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा ये हो भी सकती है क्या। पॉजिटिव सेंस में कहना हो तो इनक्रेडिबल, और अगर कोई ऐसे व्यक्ति की बात करनी हो, कोई ऐसी चीज की बात करनी हो जिस पर यकीन ना किया जाना चाहिए, मतलब उस पर विश्वास करने वो लायक चीज नहीं है, तो इनक्रेडिबल। अब यहां पे पॉजिटिव सेंस में बात करनी थी तो यहां पे इनक्रेडिबल आएगा। नेक्स्ट पे जाइए। अब ये वोकैब के 5 वर्ड हैं, जल्दी से बता दो, वोकैब के 5 वर्ड हैं, जल्दी से बता दो।
पेनिटेंस पछतावा, है ना, पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा। रिपेंटेंस, पेनिटेंस, ये सब वर्ड सुने होंगे, पछतावा, तो इसका सिनोनिम आ जाएगा रिपेंटेंस। पेशेंस मतलब सब्र, मिजरी मतलब दुख दर्द पीड़ा, एडमिरेशन मतलब किसी की तारीफ, एडमायर करना उससे बना हुआ है। इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा। विशियस, अगर कोई चीज विशियस होती है तो वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली होती है। विशियस सर्कल सुना होगा, कुचक्र, डिसीटफुल, ऐसी कोई चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो अब इसका आपको बताना एंटोनिम यानी उल्टा। अच्छा, बेनफुल, कोई चीज अशुभ आपका नुकसान करने वाली, सिनफुल, पाप, मतलब ये भी नेगेटिव ही है। अच्छा, अनफॉर्चुनेट, ये भी, अनफॉर्चुनेट की हिंदी क्या होगी, जैसे फॉर्चुनेटली तो खुशकिस्मती से, बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत। वर्चुअस, वर्चुअस, ये इसका, बाकी तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड थे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वर्चुअस ही आपको मार्क करना पड़ेगा। वर्चुअस का वैसे तो मीनिंग होता है सही सोच समझ की क्वालिटी। अगर कोई पर्सन वर्चुअस होता है तो इसका मतलब उसके पास सही सोच समझ लेने की, मतलब ये चीज सही है ये चीज गलत है, वो क्वालिटी होती है। और कोई अगर चीज वर्चुअस है तो वो आपके लिए पॉजिटिव होती है। वैसे अगर कभी थिंग के लिए लगा दो कोई वर्चुअस थिंग होती है तो उससे मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होना होता है। ऑन शैंक्स मेयर, ऑन शैंक्स मेयर, इसका मतलब बताइए जरा। ऑन शैंक्स मेयर, इसका मतलब बताइए जरा। ऑन शैंक्स मेयर, देखो कई बार आपने पापा को, दादा को ये कहते हुए सुना होगा। मान लो कभी आपके पापा दादा साइकिल पे जा रहे हैं, उनको किसी ने कहा भाई बाइक ले लो, जी अपनी तो यही बाइक है, साइकिल पे चलेंगे जी अपनी तो यही बाइक है। मान लो बाइक पे चल रहे हैं, कोई कहते गाड़ी ले लो, तो फिर वो क्या कहेंगे, जी अपने लिए तो यही गाड़ी है। ये बोलते हुए सुना होगा। ये शैंक पता क्या होता है, शैंक पता क्या होता है, मान लो कोई आदमी पैदल चल रहा है, कोई आदमी पैदल चल रहा है, उसको कहे आ जाओ घोड़े पे ले चलूं, ना जी हम तो अपने शैंक, हम तो अपने पैरों के घोड़े पे ही ठीक है, हम तो अपने पैरों के घोड़े पे ही ठीक है। शैंक, शैंक का मतलब होता है पैर, एडी से लेकर घुटने तक का जो हिस्सा होता है दैट इज नोन एज शैंक। तो हम तो अपने पैरों के घोड़ों पर ही ठीक है। ऑन शैंक्स मेयर का मतलब होता है ऑन फुट, पैदल। आगे से आप ये कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट पे आ जाइए। शैंक को डिक्शनरी में टाइप करना, आएगा पैर, लेग्स मीनिंग होता है इसका। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इससे आसान तो क्या पूछूं बताओ, इससे आसान तो क्या पूछूं बताओ। फोर्टनाइट 15 दिन का पीरियड होता है, 15 डेज का। डेकेड 10 साल का पीरियड होता है। सेंचुरी 100 साल का पीरियड होता है। मिलीनियम 1000 साल का पीरियड होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, आज के आखिरी सवाल पे आ जाओ। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। परसुएजन का मतलब होता है किसी को परसुएड करना कोई काम करने के लिए। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है बेसिकली दिखावा। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा साज सज्जा उसकी कर दी जाए दिखावे के लिए, ग्लिटरी चीजें पहन ली जाएं, डेकोरेट कर दिया जाए, बहुत ज्यादा ऑस्टेंटेशन, दिखावा, पैसे वैसे का दिखावा। मेंशन बहुत बड़ा घर, एक्सटेंशन किसी चीज को एक्सटेंड करना। ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग गलत है बच्चे, ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग गलत है, बाकी सबकी सही है। अब अपना स्कोर कमेंट करके बताओ, आप अपना स्कोर कमेंट करके बताओ। मैं आपको एक बार बैचेस का दोबारा बता देता हूं, अब अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। 25 में से कितने नंबर आए आपके। भाई इस महीने में मेरे 2 बैच चालू हुए थे, वोकैब का और थ्योरी का। वोकैब वाला जो बैच है वो मेरा कल से चालू हुआ था, जिसके अंदर मैं ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब और फ्रेजल वर्ब, ये चीजें कवर कराने वाला हूं। 8 से 9:15 इसका टाइमिंग है। और थ्योरी का बैच शुरू हुआ था मेरा परसों, जिसमें मैंने बेसिक से शुरुआत करी, बिल्कुल नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इतना भी खत्म हुआ है। आज एडवर्ब क्या होता है बच्चों को ये बताना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। उसके अंदर जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या जो मुझसे पढ़ चुके हैं एटलीस्ट वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये वीडियोस वगैरह भाई शेयर कर दिया करो अगर इनसे कुछ बेनिफिट होता हो तो। मैंने पहले भी कहा था अगर 100 व्यूज भी आएंगे तो भी 1 महीना तो ये प्रैक्टिस बैच चलाऊंगा।
अब 1 महीने से आगे चलेगा कि नहीं चलेगा वो आपकी श्रद्धा है, देखते हैं कितना चलवा पाते हो तुम। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। 10 बजे क्लास होगी, वही अपनी वॉइस नरेशन की प्रैक्टिस वाली, वही वॉइस नरेशन की प्रैक्टिस वाली 10 बजे क्लास होगी। 1 महीने तो बच्चे चलाऊंगा ही चलाऊंगा, चाहे तुम एक बच्चा भी ना देखो, एक बच्चा भी शेयर ना करो। 1 महीने से आगे आपकी परफॉर्मेंस बताएगी, मेरे एफर्ट्स तो मैं अपनी तरफ से पूरे कर रहा हूं, आप देखो कितना करते हो।